नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश सिंह ढिल्लो लॉरेंस एंटनी के साथ आप सभी का होम रूल डेमोक्रेसी के आज के इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं अपने इस नए सेगमेंट में लोकसभा और राज्यसभा से हाल ही में पारित हुए एक बिल को लेकर के। इस बिल का नाम आपको बता दूं, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। आमतौर पे इसे फ्री मार्केट बिल भी कहा जा रहा है। अब बात आती है कि इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान नाराज़ हैं, वो सरकार की किसी बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। सरकार हालांकि बार बार ये कह रही है ये बिल किसी भी प्रकार से किसान विरोधी नहीं है और किसान पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आइए हम और आप मिल कर के डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या है ऐसा इस बिल में और किस बात को लेकर के सरकार और किसान आपस में आमने सामने खड़े हो गए हैं। A bill to provide for the creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce, which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels to promote efficient, transparent, and barrier-free interstate and intrastate trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of markets or deemed markets notified under various state agricultural produce market legislations to provide a facilitative framework for electronic trading and for matters connected therewith और incidental thereto। अगर देखा जाए तो सरकार इस बिल के द्वारा ये कह रही है कि ये किसानों को एक ओपन मार्केट, एक खुला एनवायरनमेंट देता है, उन्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है कि वो जिससे भी चाहे अपनी उपज को बेच सके, उसके साथ वो डील कर सके। पर एनएसएसओ के एक डेटा के अनुसार ये बताया गया था कि केवल 6% ही ऐसे किसान हैं जो एमएसपी पे मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं, अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं। बाकी 94% ऐसे किसान ऐसे हैं जो पहले भी इस ओपन मार्केट में, इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, वो इस मार्केट से ही डील कर रहे थे और अपना प्रोड्यूस बेच रहे थे। तो किस प्रकार से ये पहले नहीं था और अब हो गया है, किसान पहले आज़ाद नहीं था और अब हो गया है, ये बात इसमें नहीं बताई गई है। दूसरा, जब मार्केट में किसान 94% किसान अपना प्रोड्यूस बेच रहे थे, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इतनी ज़्यादा किसान जो हैं खुदकुशी कर रहे थे, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे थे, उन्हें उनका हक पूरा नहीं मिल रहा था। तो अब जब ये 94% को 100% कर दिया जा रहा है, जब इसे बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या होगा। मैंने 100% इसलिए कहा क्योंकि इस बिल में आगे एक सेक्शन आता है जो डिस्क्राइब करता है ट्रेड एरिया को। ये सेक्शन है सेक्शन 2 डेफिनेशंस, क्लॉज एम। इसमें ट्रेड एरिया के बारे में बताया गया है, मीन्स एनी एरिया और लोकेशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड एग्रीगेशन इंक्लूडिंग farm gates, factory premises, warehouses, silos, cold storages or any other structures or places from where trade of farmers' produce may be undertaken in the territory of India, but does not include the premises, enclosures and structures constituting। इसका सब क्लॉज 1 कहता है फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल मार्केट्स या मार्केट यार्ड्स, सब मार्केट यार्ड्स एंड मार्केट सब यार्ड्स मैनेज्ड एंड रन बाय द मार्केट कमिटीज़। इसे हम मंडी भी कहते हैं, बाजार समितियां कहा जाता है कुछ राज्यों में। फॉर्म्ड अंडर ईच स्टेट एपीएमसी एक्ट इन फोर्स इन इंडिया। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि इस ट्रेड एरिया में एपीएमसी एक्ट के तहत बने स्ट्रक्चर्स, उसके तहत बने बाज़ारों को
बाहर रखा गया है, उस ट्रेड एरिया में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इसका सब क्लॉज 2 कहता है प्राइवेट मार्केट यार्ड्स, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड्स, डायरेक्ट मार्केटिंग कलेक्शन सेंटर्स एंड प्राइवेट फार्मर कंज्यूमर मार्केट यार्ड्स मैनेज्ड बाय persons holding licenses or any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets under each state APMC Act in force in India। APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अब हमने ये देखा कि सेक्शन 2 के सेक्शन 2 के क्लॉज एम में ट्रेड एरिया को डिफाइन किया गया है। अब उस सेक्शन 2 के क्लॉज एम में ट्रेड एरिया में सिर्फ एपीएमसी एक्ट के तहत बने जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो मार्केट्स हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। मतलब एक तरह से उन तमाम लोगों को जो एपीएमसी एक्ट के तहत जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो मंडियों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि अर्तियाज होते हैं, कमीशन एजेंट जिन्हें हम कहते हैं, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। उन्हें ख़त्म, मतलब एक तरह से उनके जो रोज़गार के जो उनके पास अवसर थे वो ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। अब ये एक पॉइंट हो गया कि किस प्रकार से एपीएमसी एक्ट को हटाया जा रहा है। अब इसी संदर्भ में जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है सेक्शन 6 में, इस एक्ट का नाम जैसे मैंने आपको बताया, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल में सेक्शन 6 कहता है मार्केट फी अंडर स्टेट एपीएमसी एक्ट एटसेट्रा इन ट्रेड एरिया। मतलब नो मार्केट फी और सेस और लेवी बाय वाट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट or any other state law shall be levied on any farmer or trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers produce in a trade area। अगर आप ट्रेड एरिया से जाकर के अपना सामान, एक किसान ट्रेड एरिया में जाकर के अपना प्रोड्यूस बेचता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और यदि वो एपीएमसी एक्ट के तहत बने मार्केट में या स्ट्रक्चर में, वो जैसे मंडी कहते हैं, बाजार समितियाँ कहते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस बेचता है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये जो बातें हैं सेक्शन 6 में दी गई, हम इन सेक्शन 6 और सेक्शन 2 के क्लॉज एम से असहमत हैं। आगे बात करते हैं, जो चैप्टर 3 बताता है इस बिल का, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर फार्मर्स। यहाँ पूरी जो अथॉरिटी है इसमें बताया गया है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में सेक्शंस हैं 8 से लेकर के सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 10 तक। इसमें बताया गया है कि जो अथॉरिटी है ये तय करने वाले कि कौन सही है या कौन गलत, वो एसडीएम होंगे। एसडीएम तय करेंगे और उनसे आगे फिर जॉइंट सेक्रेटरी ये तय करेंगे कि जो न्याय है वो किसके पक्ष में होना चाहिए। अब अगर अपन आगे देखें, हमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से आज की तारीख में इतनी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति जो होती है वो होती है सेक्शन 15। इस बिल में मौजूद सेक्शन 15 जो ये कहता है बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सेक्शन 15 कहता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट or proceedings in respect of any matter the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or the rules made thereunder। अब ये जो सेक्शन 15 है, ये हमारे जो आज की इस वीडियो बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम ऐसे समझते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसे अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस बिल के द्वारा सरकार ने ये प्रयास किया है और क्लियर मेंशन किया है जो सिविल कोर्ट हैं उन्हें इस क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा, वो इस क्षेत्र में सुनवाई नहीं कर सकते। अब ये जब हम देखते हैं कि जुडिशरी न्याय संबंधित मामलों पर कोई सुनवाई नहीं कर सकेगी, जुडिशरी एक तरह से ख़त्म करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है।
ये हम आपको अपने विचार बता रहे हैं। संभव है कि आपके अपने कुछ अलग विचार होंगे, आपके कुछ अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे। हम उन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ का सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपके सामने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो इंडिया में जुडिशरी है वो अमेरिकन जुडिशरी से लगभग मिलती जुलती है, लेकिन अलग है। अमेरिकन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर हर स्टेट में पैरेलल जुडिशल सिस्टम भी है। समझ गए इसका मतलब वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब सेंटर में, उसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर उस सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल और भी कोर्ट्स हैं। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। यहाँ पर एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उनके अंडर आते हैं हाई कोर्ट्स, फिर उनके अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हम आपसे इस बात को अपनी समझाने का कुछ इस प्रकार से प्रयास करते हैं। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980 SC 1789, ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो संविधान का बेसिक फीचर है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ये संविधान का एक बेसिक फीचर है। इसे किसी भी कानून के द्वारा, किसी भी एक्ट के द्वारा या किसी भी ऑर्डिनेंस के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14, देखिए आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर एक सिटीज़न का अधिकार है कि उसे कानून के समक्ष इक्वली ट्रीट किया जाए। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज़ नाउ अस्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब ये जो आर्टिकल 14 का जो प्रोविज़न है, इसने आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक महत्व कायम कर लिया है। एज इट इज़ यूज टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जैसा कि अपन देख सकते हैं, आर्टिकल 14 का एक बहुत ही सदुपयोग होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की जो एक्सेसिवनेस है उसको कंट्रोल करने में। अदरवाइज़ क्या होगा, एक आर्बिट्ररीनेस क्रिएट हो जाएगी। अब आर्बिट्ररीनेस के संदर्भ में जस्टिस भगवती क्या कहते हैं, ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1982 SC 1325, इसमें जस्टिस भगवती कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक्सक्लूड्स आर्बिट्ररीनेस। मतलब जो रूल ऑफ लॉ हमने आर्टिकल 14 में देखा, उसमें आर्बिट्ररीनेस नहीं आता है। तो एक तरह से जो ये बिल लाया गया है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। टू एंश्योर दिस ही हैज सजेस्टेड दैट इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। अब डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर के बारे में मैं आपसे कुछ इस प्रकार कहूँगा कि जब ये बिल प्रस्तुत किया गया, संसद में किस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई, किस प्रकार से जो संसद की मान और मर्यादा है उसको तार तार किया गया, उनका उल्लंघन किया गया। मैं नहीं समझता कि ये एक लोकतांत्रिक संसद में ऐसा होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये इस स्टेटमेंट का भी वायलेशन हो जाता है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने सिटीजन्स की, अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। और जब मैं बात अधिकार की करता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 ये इंश्योर करता है कि एक जीवन जीने के लिए राइट टू लाइवलीहुड बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। तो राइट टू लाइवलीहुड में मुझे नहीं पता कि क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि किसानों को दिया जाना चाहिए उसको बाहर रखा गया है। क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सीरियसली लीगलाइज करने के लिए, उसको सीरियसली लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता। मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये कानून लाना इतना आवश्यक ही था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनतः अनिवार्य करने के लिए कोई कानून ले आते। हम सभी इसका समर्थन करते। और मैं ऐसा मानता भी हूँ कि जो किसान आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो वो सरकार का इतना विरोध कर रहे हैं, वो भी आज ये विरोध नहीं कर रहे होते बल्कि सरकार के उस फैसले का स्वागत कर रहे होते। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक केस का आपको हवाला देना चाहता हूँ।
In P. Sambamurthy versus State of Andhra Pradesh AIR 1987 SC 663, Supreme Court has declared a provision authorizing the executive to interfere with tribunal justice as unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है ट्रिब्यूनल जस्टिस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था पी संबामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1987 SC 663 में। प्यारे साथी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्टिविटी है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये it as violative of the rule of law which is clearly a basic and essential feature of the constitution। ये रूल ऑफ लॉ का क्लियर कट उल्लंघन है जो कि बेसिक और एसेंशियल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सभी गारंटी हमें मिलती है आर्टिकल 14 के तहत जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अब अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हमें ये अधिकार देता है, ये जुडिशरी को ये अधिकार देता है कि वो रिट जारी कर सके और किसी भी मामले की सुनवाई अपने पास बुला सके। लेकिन इस बिल के द्वारा सेक्शन 15 में जिस प्रकार से सिविल कोर्ट्स को बाहर रखा गया है इंटरफेयर करने से, मेरा ऐसा मानना है, मेरी निजी राय ऐसी है कि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी का जो स्वायत्ता है, उसको ख़त्म करने का एक बुरा प्रयास है। अब जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में अपनी बात को मैं कंक्लूड करते हुए आपके सामने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सुभाष सिंह AIR 1997 SC 1390 इसका जो जजमेंट था उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। अ सिग्निफिकेंट डेरिवेटिव फ्रॉम रूल ऑफ लॉ इज जुडिशियल रिव्यू। जो रूल ऑफ लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेटिव है वो है जुडिशियल रिव्यू। ये एक एसेंशियल पार्ट है। The actions of the state public authorities and bureaucracy are all subject to judicial review। जो एक्शन है स्टेट पब्लिक अथॉरिटी का, ब्यूरोक्रेसी का, ये सभी आते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। कोई भी अथॉरिटी अपने आप को जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं समझ सकती। ऐसा यदि वो करती है तो वो एक तरह से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को चैलेंज करती है। प्यारे साथियों, they are thus all accountable to the courts for the legality of their action। इस तरह से हम ये देखते हैं कि वो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो सभी कोर्ट्स के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं, कोर्ट्स के प्रति वो जवाबदेह हैं अपने एक्शन के लिए और अपने निर्णयों के लिए। इन इंडिया सो मच इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। that it has been characterized as the basic feature of the constitution। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि जुडिशियल रिव्यू को भारतीय संविधान का बेसिक फीचर माना गया है। अब हम बात करते हैं आपसे कि किस प्रकार से आर्टिकल 50 में जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है उसको अलग अलग किया गया है। आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, वो जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करता है। तो जैसा कि यहाँ पर जुडिशरी को टोटल ही दरकिनार कर दिया गया है, उसको इंटरफेरेंस से रोक दिया गया है, इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है हमारे कोर्ट्स का, हमारे जुडिशरी सिस्टम का, उनके जुरिस्डिक्शन में ये एक एनक्रोचमेंट है। ये हम मानते हैं कि वायलेशन है आर्टिकल्स 132 से लेकर के 134 का, मतलब आर्टिकल 132, 133 एंड आर्टिकल 134 का, जो कहता है द कोर्ट हैज़ अपीलेट जुरिस्डिक्शन, जो हमारे भारतीय जुडिशरी सिस्टम को अपीलेट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमारे कोर्ट्स को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी मैटर, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, अपने पास बुला करके उसकी सुनवाई कर सके। अब मैं इसके अलावा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 136 का।
आर्टिकल 136 के क्लॉज 1 में कहा गया है, द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। तो जो भी ऐसा ऑर्डर या जजमेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया में लाया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसके खिलाफ या उसको रिव्यू करने के लिए, उसको चेक करने के लिए जुडिशियल सिस्टम जो हमारे भारत का है वो उसको चेक कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो बिल लाया गया है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये किस प्रकार से भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 32 का, आर्टिकल 226 का, आर्टिकल 50 का और आर्टिकल्स 134 से आर्टिकल्स 132 से आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134 और आर्टिकल 136 क्लॉज 1 का क्लियर कट वायलेशन करता है। हमारा ऐसा मानना है कि जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए, उससे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। ये हमारे भारतीय संविधान का बेसिक फीचर है। और साथ ही हम मांग करते हैं इस होम रूल डेमोक्रेसी के पेज से कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। उन्हें उनके हित में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एंश्योर करने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी उनके अधिकारों का हनन ना कर सके। हम सब देख रहे हैं कि 1970 से लेकर के आज तक जो किसानों की आय है वो तकरीबन 19 से 21% ही बढ़ पाई है, जबकि जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आय 180% बढ़ चुकी है। कुछ टीचर्स की आय 200% तकरीबन बढ़ चुकी है। अगर हम देखें तो एक ज़माने में हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को 60,000 रुपया प्रति माह वेतन मिला करता था और आज वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो क्या हम ये माने कि उनको आज 60,000 रुपये दिया जाना उचित होगा? यदि हम उसे अनुचित मानते हैं तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो कीमत, जो वेतन, जो आय किसान को 1970 में दी जा रही थी वही आय आज उन्हें 2020 में भी दी जाए? हमारा ऐसा मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून की आवश्यकता है जिसे संसद में ला करके पारित लोकतांत्रिक तरीके से कराया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारे सभी किसान भाई बहनों को उनका अधिकार मिलेगा, उनके हितों की रक्षा होगी और हमारे भारत देश को वो तरक्की की एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। भविष्य उनका सुनहरा हो। इसी के साथ मैं सुमित सिंह ढिल्लों, लॉरेंस एंटनी जी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।